हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम विभिन्न तरीके के खनिजों के बारे में और विभिन्न तरीके के जो ऊर्जा संसाधन हैं उनकी क्या उपयोगिता है या उनका वितरण कहाँ है, ये चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं खनिज क्या होता है, मिनरल किसे कहते हैं। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, यानी कि जो खनिज होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। और ऐसे तत्व होते हैं जो एक ही रूप में होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग रूप होते हैं, समरूप, यानी एक ही तरह वो कोई एक खनिज एक ही तरह का पाया जाएगा, चाहे प्रकृति में कहीं भी पाया जाए। और उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होगी। उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो भी उसका बॉन्डिंग होगा वो एक ही तरीके का होगा, उसकी एक स्पेसिफिक संरचना होगी। ऐसे तत्वों को ही या ऐसे पदार्थों को ही खनिज कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में कई तरीके के, कई कलर के, कई स्ट्रक्चर के यहाँ खनिज दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि ये अलग अलग भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों में बनते हैं। कुछ खनिज कम तापमान पे बनते हैं, कुछ अधिक तापमान पे बनते हैं, कुछ कम दबाव पे बनते हैं, कुछ ज़्यादा दबाव पे बनते हैं। इस तरीके से जहाँ भी जो खनिज पाए जाते हैं वहाँ का जो एक ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं, भौतिक जो अवस्थाएं हैं वो, या जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं वो किस तरीके की हैं, परिस्थितियाँ वहाँ पे कैसी हैं, उसके बेसिस पे खनिजों में रंग, चमक, कठोरता और उसकी डेंसिटी, ये सब चीज़ों में विभिन्नता पाई जाती है। कोई खनिज अगर लाल है तो उसका अलग कारण होगा, कोई खनिज अगर पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसके बनने वाली परिस्थितियां अलग होंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर खनिज में जो भी रंग, चमक, कठोरता या उसकी डेंसिटी, घनत्व में जो भी अंतर पाए जाते हैं, जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो केवल और केवल जो वहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिस्थितियाँ, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप खनिज अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो जितने भी खनिज पाए जाते हैं उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज यानी ऐसे खनिज जो धातु जैसे धातु के गुण उसमें पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे खनिज जो प्रहार करने पे या जिस पे हम दबाव डालते हैं तो वो एक्सटेंड होते हैं, बढ़ते हैं। या ऐसे खनिज जो प्रहार करने पे टूटते नहीं हैं, ऐसे खनिजों को हम धात्विक खनिज कहते हैं। स्पेशली इस तरीके के जो खनिज होते हैं, मोस्टली जो धात्विक खनिज होते हैं, कुछ को छोड़ के उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जल्दी होता है। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जो जिनकी घातवर्धनीयता नहीं होती, शून्य होती है या कम होती है, यानी जिस पे हम आघात करें या प्रहार करें तो वो टूट जाते हैं, टूट के बुरादे में बदल जाते हैं। जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, इस तरीके, या अभ्रक है, उस पे अगर हम प्रहार करते हैं तो वो बढ़ते नहीं हैं बल्कि वो टूट जाते हैं। तीसरा है ऊर्जा खनिज, यानी ऐसे खनिज जिससे हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब अगर हम धात्विक खनिजों को, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, उनको अगर हम बांटें छोटे छोटे भाग में तो वो 3 पार्ट होते हैं। पहला है लौह धातु, यानी ऐसी धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है, ऐसे खनिजों को लौह धातु वाले धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें लोहा, मैग्नीज, निकल को शामिल किया गया है। दूसरा अलौह धातु, यानी जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे तांबा, शीशा, जस्ता। और तीसरा बहुमूल्य खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिनका मूल्य बहुत अधिक होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह। ये धात्विक खनिजों में बहुमूल्य खनिजों की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रकृति में जो भी खनिज हैं उनकी उपलब्धता कहाँ पाई जाती है। तो अक्सर करके जो खनिज होते हैं वो चट्टानों
में पाए जाते हैं। यानी कि जो भी खनिजों का खनन हम करते हैं वो चट्टानों में मिट्टियों को खोद के जो भी चट्टानें मिलती हैं उन चट्टानों में पाए जाते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि कहीं भी अगर खुदाई करनी है तो खनन हम कब कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं खनन करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो एनवायरनमेंट पे भी होता है और आसपास की जो मिट्टी होती है, जो भूमि होती है, उस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारा ह्यूमन हेल्थ पे भी उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए कहीं पे भी हम खनन तभी कर सकते हैं जब जिस खनिज को हमको निकालना है उसकी ज़्यादा मात्रा वहाँ अवेलेबल हो। अगर थोड़ी मात्रा अवेलेबल है तो हम खनन करके तो निकाल लेंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे या जो हमारे एनवायरनमेंट पे या हमारे नेचर पे पड़ता है वो ज़्यादा पड़ता है। इसलिए जब भी खनन हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस भी खनिज का हम खनन कर रहे हैं वो खनिज अधिक मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा कि खनिज की उपलब्धता धरातल के बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर धरातल के बहुत ज़्यादा गहराई पे है तो उसको खनन करने में बहुत ज़्यादा लागत आती है। ऐसे में अगर धरातल के नीचे है, कम गहराई पे है, तो उसका खनन हम ईज़िली कर सकते हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कम पड़ेंगे। लेकिन अगर खनन बहुत गहराई पर अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे में हमको शिफ्ट माइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमको ड्रिल करके और वहाँ से जो लिफ्ट लगाया जाता है, लिफ्ट के माध्यम से हमको सुरंगों के माध्यम से और हम खनन करते हैं। ऐसे में जो श्रमिक वहाँ काम करते हैं उनके हेल्थ पे ज़्यादा खतरा होता है, या फिर हम कहें कि उनके लिए जो खतरा होता है वो ओपन माइनिंग से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गहराई पे जब खनिज उपलब्ध हैं तो ऐसे में, और अगर कम मात्रा में है तब तो बिल्कुल वहाँ खनन करना उपयोगी नहीं होगा। लेकिन बहुत गहराई पे ना हो, धरातल से कम गहराई पे ही हो तो हम खनन इसको कर सकते हैं, खनिज निकाल सकते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं कि जो भी खनिज हमको निकालना है, एक तो उसको खनन करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और दूसरा उसका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा ना हो हम खनन करके खनिज तो निकाल लिए लेकिन उसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, हम उसको कैसे उपयोग करेंगे, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो एक तो हम खनन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें, तो वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम खनन करते हैं। खनन करना तभी हमारे लिए सफल होगा अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं। अब देखते हैं कि खनिजों की उपलब्धता जो हमारे प्रकृति में, नेचर में होती है वो किस किस रूप में होती है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो शिराओं के रूप में, यानी कि जहाँ भी चट्टानों के दरारें होती हैं या चट्टानों के जोड़, पूरी चट्टान एक खड़ी नहीं होती है बल्कि बीच बीच में उसमें जोड़ होते हैं, कहीं दरारें होती हैं, कहीं फॉल्टिंग की वजह से बीच में गैप्स बन जाते हैं। उसकी वजह से जब भी नीचे से मैग्मा का फ्लो होता है तो बीच बीच में खनिजों का जमाव हो जाता है। ऐसे में जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के बीच में जो दरार पड़ी हुई है या गैप्स हैं उसमें ये मैग्मा फिल हो जाता है, और इसी मैग्मा के द्वारा पृथ्वी के अंदर से जो विभिन्न तरीके के खनिज हैं वो इन दरारों में भर जाते हैं। तो जो छोटे, जो कम जमाव होते हैं वो इन शिराओं के रूप में, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पतली पतली शिराएं होती हैं, इस तरीके से वेन्स होते हैं, उनके माध्यम से जमाव हो जाता है इन चट्टानों के दरारों के बीच में, जहाँ भी संधि स्थल है, जहाँ ज्वाइंट्स हैं उसमें इस तरीके के वेन्स के माध्यम से ये जमाव होते हैं। और जहाँ पे खनिजों का जमाव ज़्यादा होता है, बड़े जमाव होते हैं, वहाँ पे परतों के रूप में इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी एक पूरी परत ही है जो बड़े बड़े जमाव के रूप में पाई जाती है। इस तरीके के जमाव जो होते हैं शिराओं या जमावों के रूप में, वेन्स या लोड्स के रूप में, उसमें मेनली तांबा,
जस्ता, जिंक और शीशा पाया जाता है। यानी कि जो भी टीन और कॉपर पाया जाता है या जिंक, शीशा पाया जाता है, वो इसी तरीके के जमाव के रूप में या शिराओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भी परतदार चट्टानें हैं, या जिसको हम कह सकते हैं अवसादी चट्टानें जो होती हैं, उनमें ये बेड्स के रूप में या लेयर्स के रूप में जमती हैं। जहाँ भी सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, उन सेडिमेंट्री रॉक्स के परतों के बीच बीच में ये बेड्स या लेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। तो कुछ खनिज इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, यानी कुछ खनिज तो इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच में वेन्स के रूप में या लोड्स के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके लेयर्स के बीच में जमाव इनका हो जाता है। यानी जब भी जहाँ भी जमाव होता है वो लेयर्स में बीच बीच में परतों के रूप में जमाव हो जाता है। ये जमाव किसी भी हम जानते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उसका जमाव मेनली इरोजन के कारण होता है। यानी कि जब भी अपक्षय और अपर्दन होता है, नदियाँ काट के या वायु द्वारा जो भी अपर्दन होता है, इरोजन होता है, और ले जाके कहीं पे डिपोजिशन किया जाता है, फिर उसमें उसका लिथिफिकेशन होता है, यानी कि ठोस हो जाते हैं, तो वही सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं भी इरोजन हो रहा है, एक जगह से चट्टानें इरोड होके फिर दूसरी जगह जाके उसका डिपोजिशन हो जा रहा है, और लेयर के ऊपर लेयर जमती जाती हैं, और उन्हीं लेयर्स के बीच में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मेनली कोयला, लोहा और जिप्सम, पोटाश जैसे जो खनिज होते हैं वो इसी तरीके के सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में लेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो रेजिडुअल मार्क्स के रूप में होते हैं। जब भी किसी भी चट्टान का वेदरिंग हो जाता है, यानी वो चट्टानें टूट जाती हैं, या केमिकल वेदरिंग के माध्यम से जब भी किसी जो भी जैसे बारिश हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया, तो जब भी चूना पत्थर की चट्टान पे पड़ेगी तो बीच बीच में से चूना पत्थर निकल जाएगा, और बाकी जो चीज़ें होंगी, जो चट्टान होंगी, वो बीच में रह जाएंगी। ऐसे में जो भी इरोजन की वजह से या वेदरिंग की वजह से मेनली जो टूटी हुई चट्टानों के अवशेष बच जाते हैं, उसमें कई सारे खनिज पाए जाते हैं। तो चट्टानों में से जो तत्व होते हैं वो घुल के निकल जाते हैं, और बची हुई चट्टानों के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइड। इसी तरीके की घुली हुई या बची हुई जो अवशेष चट्टानें होती हैं उनमें बॉक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का प्लेसर निक्षेप के रूप में, यानी कि कई बार पहाड़ियों की जो तली होती है वहाँ पे रेत के रूप में कुछ जमाव पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही कीमती जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं, जो बहुमूल्य खनिज मेनली प्लेसर निक्षेप के ही रूप में पाए जाते हैं। तो जहाँ भी पहाड़ियों के नीचे तली के पास जो भी जमाव होते हैं उनको प्लेसर कहते हैं। खास करके जो प्लेसर निक्षेप होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स, उसमें बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है महासागरीय जल में कुछ खनिज पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि महासागरीय जल बहुत खारा होता है, ऐसे में जितने भी लवण होते हैं वो सारे जो नमक होता है, साल्ट, ऐसे जो साल्ट होते हैं वो महासागरीय जल में ही मेनली पाए जाते हैं। जैसे जो सामान्य नमक होता है NaCl, या मैग्नीशियम ब्रोमाइन या मैग्नीज, इसी तरीके के महासागरीय जल में ही पाए जाते हैं, जिनको हम इवेपोरेट करके उस जल को सुखा के और खनिजों को हम प्राप्त करते हैं। फिगर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो NaCl है, सामान्य नमक है, वो निकाला जा रहा है। तो इस तरीके के जो लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, वो महासागरीय जल से ही हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रैट होल खनन। छोटा सा टॉपिक है जिस पे कई बार टिप्पणी पूछी जाती है कि व्हाट इज रैट होल माइनिंग। तो हम देख सकते हैं कि नाम से ही क्लियर है कि ये रैट होल माइनिंग रैट के होल की तरह होल करते हैं ज़मीन में, और अंदर घुस के और माइनिंग किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें।
भारत में जो भी खनिज होते हैं वो उसमें से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो सरकार की अनुमति से ही यानी सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यानी कई एरिया अगर छोड़ दिया जाए भारत में, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, अगर उसको हम लोग छोड़ दें तो बाकी शेष जो भारत है उसमें जितने भी खनिज होते हैं उस पे सरकार का नियंत्रण होता है। इसलिए कभी भी खनन अगर कोई कंपनी करती है तो उसको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन लेने के बाद ही खनन किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है अपने यहाँ, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं उस पे वहाँ के जो समुदाय हैं या किसी व्यक्ति का ही अधिकार होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि पाया जाता है। तो इस तरीके के जो खनिज होते हैं जिस पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, खास करके मेघालय में जोवाई और चेरापूंजी जो जगह है, वहाँ पे जो भी वहाँ का समुदाय है, जनजातीय समुदाय है, वो खनन किस तरीके से करता है कि जो भी चट्टानें हैं या पहाड़ियाँ हैं उसमें वो छेद करते हैं और सुरंग बना के उन लंबी-लंबी सुरंगों के माध्यम से कोई एक परिवार के जो सदस्य या पूरा समुदाय घुस के और उसमें कोयले को खोद के निकालता है, निकाल खनन करता है। इसी को हम कहते हैं रैट होल खनन। यानी कि मेघालय में कोयले की खदानों से कोयले के निकालने की जो मेथड है वो सुरंग बना के और कोयले की खनन किया जाता है और बाहर निकाला जाता है। तो इन्हीं सुरंगों की वजह से ही इसको हम कहते हैं रैट होल खनन या रैट होल माइनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी खनिज हैं भारत में उनका वितरण कैसा है। तो भारत में खनिजों का वितरण बहुत ही असमान है, यानी कि पूरे भारत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मिनरल्स, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। जैसे जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे मुख्य रूप से जो भी धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, अभ्रक है, लौह अयस्क है। यहाँ हम मैप में देख सकते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यहाँ पे मोस्टली जो धात्विक अधात्विक खनिज हैं वो पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीप का पश्चिमी और पूर्वी किनारा है, यानी पूरे प्रायद्वीपीय भाग पे तो धात्विक अधात्विक खनिज पाए जा रहे हैं, जबकि इसके पश्चिमी और पूर्वी किनारे पे खनिज तेल पाया जाता है। यहाँ मैप में इजीली देख सकते हैं, प्रायद्वीप का ये पश्चिमी किनारा हो गया और ये प्रायद्वीप का पूर्वी किनारा हो गया। इन दोनों किनारों पे जो पेट्रोलियम निष्कर्षण किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे अलौह खनिज भी पाए जाते हैं। ये राजस्थान के मैप में हम देख सकते हैं। मेनली जो तांबा है उसको हम देखते हैं कि ये पूरा एरिया तांबा, ये पूरा एरिया मतलब तांबे का पूरा जैसे लगता है बेल्ट ही है यहाँ पे राजस्थान में। तो ये मेनली जो अलौह खनिज तांबे जैसे जो खनिज हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान में खनिजों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यानी जो उत्तरी मैदान है भारत में, वो उत्तरी मैदान खनिजों की दृष्टि से महत्वहीन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम खनन की दृष्टि से देखें तो। लेकिन अगर एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो उत्तरी मैदान ही सबसे बेस्ट है पूरे भारत में। लेकिन अगर खनन की दृष्टि से देखें तो उत्तरी मैदान बिल्कुल महत्वहीन है, कोई उसका वैल्यू नहीं है। अब आते हैं हम लोग बारी बारी एक एक खनिजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लौह खनिज, यानी ऐसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है ज़्यादा, जैसे आयरन ओर और मैग्नीज। इसमें दो खनिज ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लौह अयस्क की। तो भारत में दो तरीके के लौह अयस्क पाए जाते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, यहाँ पिक्चर हम देख सकते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी वाला लौह अयस्क होता है, यानी इसमें लोहे की मात्रा 70% से ज़्यादा होती है, 70% या इससे ज़्यादा होती है। इसमें चुंबकीय गुण जो मैग्नेटिक क्वालिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट बनते हैं जिसमें चुंबकीय गुणों की आवश्यकता होती है, ऐसे
वस्तु को बनाने के लिए हम मैग्नेटाइट जो लोहा होता है उसका उपयोग, लौह अयस्क, उसका उपयोग हम करते हैं क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है। दूसरा है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में का कलर हम देख सकते हैं कंपेयर करके कि इसमें लोहे की मात्रा कम होती है मैग्नेटाइट की तुलना में। तो उसमें हेमेटाइट में जो सेकंड क्वालिटी वाला जो है लोहा, लौह अयस्क, उसको हेमेटाइट नाम से जाना जाता है, जिसमें लौह अयस्क की मात्रा 50 से 60% तक ही पाई जाती है और इसका उपयोग जो लौह इस्पात का निर्माण हम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब आते हैं लौह अयस्क की पेटियां भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, यानी उसका वितरण अगर हम देखें तो सबसे पहले पेटी आती है उड़ीसा झारखंड पेटी। यहाँ हम देख सकते हैं उड़ीसा झारखंड पेटी, जो उड़ीसा, मेनली उड़ीसा और झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और झारखंड के दक्षिणी भाग में फैली हुई है, जिसमें मेनली उड़ीसा में जो खदानें हैं वो बादाम पहाड़ी खान है, जो मयूरभंज और केंदुझर जिले में, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं मयूरभंज और केंदुझर, जिसमें बादाम पहाड़ी खदान है, दोनों जिलों में फैली हुई है और यहाँ से हम लौह अयस्क का खनन करते हैं। यहाँ तीनों हम देख सकते हैं, मयूरभंज, केंदुझर। इसके अलावा झारखंड में सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गुआ नाम की खान है, वहाँ से खनन किया जाता है। उसके अलावा झारखंड में ही सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में ही नोआमुंडी नाम की जो खदान है वहाँ से भी हम लौह अयस्क का खनन करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक खदान है जिसका नाम है बादाम पहाड़ी खदान। याद रखिएगा, बादाम पहाड़ी खदान लौह अयस्क के खनन के लिए फेमस है। दूसरा झारखंड राज्य है जहाँ पे सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे 2 खदानें हैं, गुआ और नोआमुंडी। इसके बाद हम देखते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, जो कि मेनली छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है उसमें और महाराष्ट्र के जो पूर्वी भाग उसमें पाई जाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग और ये महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, ये दोनों मिला के जो पेटी बनती है उसका नाम है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, क्योंकि यहीं पे दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये फैला हुआ है पूरा पेटी। इसमें छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है, हेडिंग में दिया हुआ है दुर्ग बस्तर। बस्तर जिला जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है जहाँ पे बैलाडीला पहाड़ी पाई जाती है। इस बैलाडीला पहाड़ी से हम, एक पहाड़ी है जहाँ पे लौह अयस्क की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जहाँ से हम खनन करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का चंद्रपुर, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वहाँ से भी हम खनन करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में चंद्रपुर है जहाँ से हम खनन करते हैं, ये चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, यहाँ हम देख सकते हैं ये दुर्ग है और ये बस्तर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ में खनन किया जाता है और महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है फैला हुआ पूरा लौह अयस्क की खदान, वहाँ से खनन करते हैं। यहाँ से जो खनन किया जाता है, चूँकि खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लौह अयस्क के जो पाया जाता है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ से हम जो खनिज होते हैं, लौह अयस्क जो होता है उसको हम विशाखापत्तनम, यहाँ पे विशाखापत्तनम बंदरगाह है, सी पोर्ट है, वहाँ से हम इसको विदेशों को निर्यात कर देते हैं। विशाखापत्तनम से हम ये इधर दक्षिण कोरिया, भारत के पूर्वी भाग में दक्षिण कोरिया है, वहाँ पे हम इसको निर्यात कर देते हैं, यहाँ से जो भी लौह अयस्क निकाला जाता है। नेक्स्ट तीसरी पेटी हमारी है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। ये पूरी पेटी कर्नाटक राज्य में फैली हुई है, क्योंकि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटक राज्य के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कर्नाटक में ये जो 4 फैले हुए हैं, वहाँ पे कुद्रेमुख की खान है, यानी इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो खदान है फैली हुई उसको हम कहते हैं कुद्रेमुख की खान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। और यहाँ से जो लौह अयस्क है वो मंगलुरु पत्तन, यानी कि यहीं पे कर्नाटक में पश्चिमी भाग में मंगलुरु सी पोर्ट है, वहाँ से ये विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे निर्यात जो किया जाता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ से पाइपलाइन बिछी हुई है अलग अलग देशों के लिए, और उसमें हम इस जो लोहा होता है उसको गलाया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में
भेजा जाता है तो लौह अयस्क का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको स्लरी कहते हैं। यानी किसी भी खनिज को जब हम लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइन के माध्यम से हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको, उस लिक्विड फॉर्म को, खनिजों का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको स्लरी कहते हैं। कोई भी खनिज जो ठोस रूप में पाया जाता है उसको जब हम लिक्विड फॉर्म में करके पाइपलाइन के माध्यम से हम सेंड करते हैं तो उस ठोस खनिज का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको स्लरी कहते हैं। ये मंगलुरु पत्तन से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारी चौथी पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी कॉर्नर और गोवा को मिला के फैली हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी को, जो महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और होल गोवा, पूरा गोवा में ये पेटी फैली हुई है जहाँ से हम लौह अयस्क का खनन करते हैं। ये लौह अयस्क गोवा में मार्मागांव पत्तन है, मार्मागांव सी पोर्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्मागांव सी पोर्ट, वहाँ से ये विदेशों को निर्यात कर दी जाती है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज का हम देखते हैं कि उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मेनली लौह इस्पात बनाने में, यानी कि स्टील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो लोहा होता है उसमें मैग्नीज को मिलाने से उसकी जो कठोरता होती है वो बढ़ जाती है, साथ ही जंग लगने की जो एक संभावना होती है, वो जंग लगने का जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है मैग्नीज को मिलाने की वजह से। तो मेनली इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 टन अगर इस्पात बनाना है तो हमको 10 किलो उसमें मैग्नीज डालना पड़ेगा लौह अयस्क में। इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, कीटनाशक बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है और पेंट बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीज का क्या उपयोग है, तो याद रखिएगा सबसे पहला उपयोग, सबसे प्रमुख उपयोग है कि लौह इस्पात बनाने में, यानी आयरन स्टील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ हम देखते हैं मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में केंदुझर और सुंदरगढ़। यहाँ हम देख सकते हैं उड़ीसा में केंदुझर और यहाँ पे सुंदरगढ़, ये जो 2 खदानें हैं उड़ीसा की, वहाँ पे मैग्नीज का खनन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बालाघाट, मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में ये बालाघाट की खदान है जहाँ पे मैग्नीज का खनन किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा, यहाँ पे नागपुर और भंडारा 2 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में, पूर्वी महाराष्ट्र में, जहाँ पे मैग्नीज का खनन किया जाता है। और कर्नाटक के शिवमोगा, यहाँ कर्नाटक में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैग्नीज का खनन किया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं मैग्नीज का वितरण भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आगे के पार्ट्स चैप्टर के वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।